आज हम 10वीं कक्षा के का अध्याय 5वां तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ना शुरू करेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहले हम क्या पढ़ चुके हैं। तत्व किस प्रकार बने होते हैं, परमाणु किस प्रकार बने होते हैं, किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था किस प्रकार लिखी जाती है, यह सब हम 9th क्लास में पढ़कर आए हैं। तो अब हम यह देखते हैं कि इस अध्याय में हम आज क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे तत्वों के वर्गीकरण के लिए डोबेराइनर और न्यूलैंड्स की कोशिशें, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्तियां। सभी तत्वों की भिन्न भिन्न विशेषताएं हैं। प्रत्येक तत्व को क्रमिक रूप से एक एक कर पढ़ना मुश्किल है, इसलिए वैज्ञानिकों ने कुछ साझे या कॉमन गुणधर्मों को ढूंढना आरंभ किया, जिसके साथ तत्वों का अध्ययन आसानी से किया जा सके। इसीलिए कई वैज्ञानिकों जैसे डोबेराइनर, न्यूलैंड्स, मेंडलीव आदि ने अपनी अपनी अवधारणाएं प्रस्तुत करी। आइए अब हम सबसे पहले डोबेराइनर के प्रयास, उनके त्रिकों के बारे में जानते हैं। सन 1817 में डोबेराइनर ने समान गुणधर्मों वाले तत्वों को समूहों में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों के त्रिक बनाए। उनके अनुसार जब किसी त्रिक में तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार रखा जाता है, तो पहले और तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के जोड़ का औसत बीच वाले अर्थात दूसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान दर्शाता है। यहाँ आरोही क्रम का मतलब है परमाणु द्रव्यमानों का बढ़ता क्रम। उदाहरण के लिए उनका एक त्रिक था लिथियम, सोडियम व पोटेशियम। यहाँ सोडियम का परमाणु द्रव्यमान लिथियम व पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान के जोड़ का औसत आता है। लेकिन डोबेराइनर के त्रिक की कुछ कमियां भी थी। डोबेराइनर उस समय तक ज्ञात तत्वों में से केवल 3 ही त्रिक ज्ञात कर पाए थे, तो यह उनके नियम की कमी मानी गई। चलिए बच्चों, अब हम न्यूलैंड्स के अष्टक सिद्धांत के बारे में पढ़ते हैं। न्यूलैंड्स के अनुसार जब तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम के अनुसार, यानी परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते हुए क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है, तो प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान आता है। उन्होंने इसकी तुलना संगीत के 8 सुरों से की थी। जिस तरह से सा रे गा मा पा धा नी के बाद 8वां सुर सा आता है, ठीक उसी तरह उनका मानना था कि पहले तत्व के बाद जो 8वां तत्व आता है, उनके गुणधर्म समान होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे लिथियम व सोडियम के गुणधर्म समान हैं और न्यूलैंड के अनुसार सोडियम लिथियम के बाद का 8वां तत्व है। न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत की भी कुछ कमियां रहीं, जिस कारण उसे आगे नहीं माना गया। तो वो कमियां हैं, सबसे पहली कि न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत केवल कैल्शियम तक ही लागू होता है। दूसरा, न्यूलैंड की कल्पना के अनुसार प्रकृति में केवल 56 तत्व ही विद्यमान थे और उन्होंने सोचा कि बाद में शायद कोई भी नया तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन बाद में जब नए तत्व मिले तो उनके गुणधर्म अष्टक सिद्धांत से मेल नहीं खाते थे।
न्यूलैंड की तीसरी कमी ये रही कि उन्होंने अपने तत्वों को सारणी में एडजस्ट करने के लिए कुछ समान गुणधर्म वाले तत्वों को अलग अलग स्थान पर रखा और असमान गुणधर्म वाले तत्वों को एक साथ रख दिया। जैसे कोबाल्ट व निकल को क्लोरीन व ब्रोमीन के साथ रखा गया, जबकि इनके गुणधर्म आपस में बिल्कुल नहीं मेल खाते। मेंडलीव की आवर्त सारणी। न्यूलैंड्स की और डोबेराइनर के प्रयासों के बाद मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई, जिसमें तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान व उनके भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया गया। यह है मेंडलीव की आवर्त सारणी। मेंडलीव की आवर्त सारणी का सिद्धांत है तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों का आवर्त फलन होते हैं। लेकिन मेंडलीव की आवर्त सारणी की भी कुछ कमियां थीं। सबसे पहली कमी, मेंडलीव की सारणी में हाइड्रोजन को कोई निश्चित स्थान नहीं दिया गया था। दूसरी कमी, समस्थानिक रहे। समस्थानिक मेंडलीव की आवर्त सारणी के लिए एक चुनौती बन गए थे, क्योंकि किसी तत्व के समस्थानिकों के रासायनिक गुणधर्म तो समान होते हैं, परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। तो जब समस्थानिकों का पता चला तो उन्हें अपनी सारणी में एडजस्ट करने के लिए, जगह देने के लिए मेंडलीव को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। मेंडलीव की तीसरी कमी ये रही कि एक तत्व से दूसरे तत्व की ओर बढ़ने पर परमाणु द्रव्यमान नियमित रूप से नहीं बढ़ते हैं। तो इस वजह से एक और दो तत्वों के बीच में और कितने तत्व आ सकते हैं, इसके बारे में कोई एग्जैक्ट वैल्यू, कोई सही ज्ञान नहीं हो पा रहा था। लेकिन इन कमियों के बावजूद भी मेंडलीव की आवर्त सारणी में कुछ उपलब्धियां थीं। इन्होंने नए तत्वों की खोज की कल्पना पहले ही कर ली थी और उन तत्वों के लिए सारणी में पहले से ही रिक्त स्थान रखे थे। साथ ही साथ उन्होंने इन नए तत्वों के कुछ गुणधर्मों का भी अनुमान लगा लिया था और उन्हें नाम भी दिया था। जैसे काफी बाद में ज्ञात हुए गैलियम का नाम उन्होंने एका एल्यूमिनियम रखा था। इसी तरह एक जैसे गुणधर्मों वाले तत्वों को साथ रखने के लिए कभी-कभी अधिक द्रव्यमान वाले तत्व को कम द्रव्यमान वाले तत्व से पहले रखा गया था। उत्कृष्ट गैसें अक्रिय होने के कारण देर से ज्ञात हुई, परंतु जब ये ज्ञात हुई तो इन्हें पुरानी व्यवस्था को छेड़े बिना ही नए समूह में रखा गया। आधुनिक आवर्त सारणी। सन 1913 में हेनरी मोज़ले ने बताया कि तत्वों के परमाणु द्रव्यमान की तुलना में परमाणु संख्या, जिसे हम Z से लिखते हैं, अधिक आधारभूत गुणधर्म है। तो इस वजह से एक नई आधुनिक आवर्त सारणी बनाई गई और इस आधुनिक आवर्त सारणी का सिद्धांत था तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। अब एक तत्व से जब दूसरे तत्व तक बढ़ते हैं तो परमाणु संख्या में एक इलेक्ट्रॉन या एक प्रोटॉन की ही वृद्धि होती है, जबकि परमाणु द्रव्यमान नियमित क्रम में नहीं बढ़ता है। तो बच्चों, चलिए अब हम आधुनिक आवर्त सारणी में कुछ ध्यान देने वाली बातें देखते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी ने मेंडलीव की आवर्त सारणी की लगभग सारी कमियों को दूर किया।
हाइड्रोजन को परमाणु संख्या के आधार पर निश्चित स्थान दिया गया। तत्वों को उनके गुण धर्मों की समानता के आधार पर वर्गीकृत किया गया। तत्वों के वर्गीकरण का आधार परमाणु संख्या है, जो कि एक पूर्ण गुण धर्म है। तो चलिए देखते हैं आधुनिक आवर्त सारणी। परमाणु के कक्षों में इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था। परमाणु की संरचना हमने कक्षा 9 में पढ़ी है। हम सब जानते हैं कि परमाणु के केंद्र में एक नाभिक होता है और उस नाभिक के बाहर की तरफ K, L, M और N कक्ष होते हैं। किसी भी कक्ष या कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या एक सूत्र पर निर्भर करती है और वह सूत्र है 2n स्क्वायर। यहाँ पर n नाभिक से निश्चित कोश की संख्या को बताता है। जैसे नाभिक के बाहर पहला कक्ष या पहला कोश K है, तो वो हुआ फर्स्ट कोश, तो उसके लिए n हम लेंगे 1 या 1। तो सूत्र के अनुसार 2n स्क्वायर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज 2 इंटू 1, 2 गुना 1, और वो बनेगा 2। तो इस प्रकार यह पता चलता है कि K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। और इसी तरह पहले आवर्त में 2 तत्व होते हैं। दूसरा कक्ष है L कक्ष या L कोश। तो L कोश के लिए 2n स्क्वायर सूत्र बनेगा 2 गुना 2 की पावर 2 या 2 इंटू 2 स्क्वायर, जो बन जाएगा 2 गुना 4 और जो अंत में आएगा 8। यानी कि L कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसीलिए दूसरे आवर्त में भी 8 तत्व होते हैं। तीसरा कोश है M कोश। M कोश के लिए सूत्र के अनुसार 2n स्क्वायर में आएगा 2 गुना 3 की पावर 2, 2 इंटू 3 स्क्वायर, और ये बनेगा 2 गुना 9, जिसका आंसर आता है 18 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाहरी कक्ष में क्योंकि 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते हैं, इसलिए तीसरे आवर्त में भी 8 ही तत्व होंगे। तो बच्चों, आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति से उनकी रासायनिक क्रियाशीलता का पता चल जाता है। चलिए अब हम सल्फर तत्व की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था को देखते हैं। बच्चों, सल्फर का परमाणु संख्या है 16, अर्थात सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन हैं, 16 ही प्रोटॉन हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉनों को व्यवस्थित करें तो 16 को डिवाइड करेंगे तो K कक्ष में 2, L में 8 और M कोश में बाकी बचे 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अतः सल्फर की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था होगी 2, 8, 6। इसके बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति देखते हैं। किसी भी तत्व की संयोजकता उसके परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी तत्व की इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था से उसकी संयोजकता कैसे निकालते हैं, आइए देखें। इसको समझने के लिए उदाहरण स्वरूप हम परमाणु संख्या 12 वाला मैग्नीशियम और परमाणु संख्या 16 वाला सल्फर लेते हैं और इनकी संयोजकता के बारे में बात करते हैं। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है
2, 8, 2, अर्थात इसके बाहरी कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अपने आप को स्थायी करने के लिए ये बाहरी कोश के 2 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है। तो फिर मैग्नीशियम की संयोजकता हुई 2। चलिए अब सल्फर को देखते हैं। सल्फर की परमाणु संख्या है 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक व्यवस्था है 2, 8, 6। बाहरी कक्ष को स्थायी करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सल्फर या तो यह 6 इलेक्ट्रॉन दान कर सकता है या यह 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर 8 इलेक्ट्रॉन बना सकता है। अतः सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्थिर हो जाता है। इस कारण सल्फर की संयोजकता है 2। चलिए बच्चों, जब हम आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता देखी जाए तो संयोजकता पहले बढ़ती है और फिर कम होती जाती है, जबकि समूह में ऊपर से नीचे आने पर संयोजकता बढ़ती जाती है। परमाणु आकृति व प्रथम समूह। आइए बच्चों, अब हम आवर्तों व समूहों में परमाणु के आकार के बदलने का अध्ययन करते हैं। आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन तत्व हैं। अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही कोश में यानी सबसे बाहरी कोश में ही इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, जिसके साथ नाभिक जो कि धनावेशित है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचता है। इसलिए आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। दूसरे आवर्त में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं की त्रिज्या यहाँ दी गई है। इससे हमें ये अंदाजा हो जाता है कि आवर्तों में बाईं से दाईं ओर जाते हुए परमाणु का आकार छोटा होता जाता है। अब हम समूह की बात करते हैं। समूह बच्चों, यदि हम प्रथम समूह की बात करें तो इसमें तत्व हैं हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम आदि। यहाँ ऊपर से नीचे आते हुए परमाणु का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि एक एक नया कोश हर परमाणु में जुड़ता जा रहा है। इस कारण नाभिक और इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी भी बढ़ रही है और विपरीत आवेशों में आकर्षण बल कम हो जाता है। प्रथम समूह के परमाणुओं के नीचे इनकी त्रिज्याओं में परिवर्तन देखा जा सकता है, जो कि ऊपर से नीचे की ओर बढ़ रहा है। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं धात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म का अर्थ है इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति। कोई तत्व जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन त्यागता है, उसका धात्विक गुण भी उतना ही अधिक होता है। आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। नाभिक में आवेश के बढ़ने से इलेक्ट्रॉनों को यह अपनी ओर खींचता है, जिससे परमाणु का आकार भी कम होता जाता है। इस कारण आवर्त में बाईं से दाईं ओर जाने पर इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति कम हो जाती है और धात्विक गुण भी कम होता जाता है। जबकि समूह में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है, क्योंकि
संयोजकता इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नाभिकीय आवेश कम होता जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सबसे बाहरी इलेक्ट्रॉन नया कोश जुड़ने के कारण नाभिक से दूर होते जाते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकालते या त्याग सकते हैं। अतः धात्विक गुण समूहों में ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है। अधात्विक गुणधर्म। धात्विक गुणधर्म के विपरीत आवर्त में अधात्विक गुणधर्म बाएं से दाईं ओर जाने पर बढ़ता है व समूह में ऊपर से नीचे की ओर आने पर अधात्विक गुणधर्म घटता है। चलिए बच्चों, अब इस अध्याय का संशोधन करते हैं। तत्वों का वर्गीकरण करना आवश्यक था जिससे उनकी बड़ी संख्या का अध्ययन आसानी से हो सके। डॉबेराइनर व न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम तथा उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या को पूर्ण आधार मानकर मेंडलीफ की सारणी के सिद्धांत में परिवर्तन किया। आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक व अधात्विक गुणधर्म आवर्त व समूहों में बदलते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8 है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुनें। आपके ऑप्शन हैं 2 6, 2 5 1, 1 4 3 या 2 8। जी हाँ, क्योंकि इसका परमाणु आवश्यक था जिससे उनकी बड़ी संख्या का अध्ययन आसानी से हो सके। डॉबेराइनर व न्यूलैंड्स ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत किया। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम तथा उनके रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया। 1913 में हेनरी मोज़ले ने परमाणु संख्या को पूर्ण आधार मानकर मेंडलीफ की सारणी के सिद्धांत में परिवर्तन किया। आधुनिक आवर्त सारणी के सिद्धांत के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता, परमाणु आकार, धात्विक व अधात्विक गुणधर्म आवर्त व समूहों में बदलते हैं। आइए बच्चों, अब हम कुछ प्रश्नों का अभ्यास करें। पहला प्रश्न है, ऑक्सीजन जिसकी परमाणु संख्या 8 है, इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चुनें। आपके ऑप्शन हैं 2 6, 2 5 1, 1 4 3 या 2 8। जी हाँ, क्योंकि इसका परमाणु संख्या 8 है तो इसका सही विन्यास होगा 2 6,
K कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाकी 6 इलेक्ट्रॉन L कोश में। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त व कितने समूह हैं? 7 आवर्त 18 समूह, 7 आवर्त 19 समूह, 7 आवर्त 20 समूह या 8 आवर्त 20 समूह? जी हाँ, आपका उत्तर सही है, 7 आवर्त और 18 समूह। बच्चों, अब इन कुछ प्रश्नों के बारे में आप सोचिए और इनके उत्तर का पता लगाइए। पहला प्रश्न है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्या कमियां थीं? दूसरा प्रश्न, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संयोजकता कैसे बदलती है? तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये अध्याय तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण समाप्त होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो बच्चों, आप बढ़ते रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।